वेलकम टू न्यू स्टार क्लासेस। डियर, हम पढ़ रहे थे 10th की ग्रामर का पोर्शन और 10th की ग्रामर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस को। और टेंस के अंदर अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम पढ़ चुके हैं इंग्लिश में टेंस को कैसे पहचाना जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर हमें टेंस को कैसे पहचानना है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमने इस बारे में सीखा कि देखिए आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ आने वाला एस और ईएस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। आने वाले जो सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में, इसको देख करके हम किसी भी वाक्य के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं। ये आपकी इंग्लिश में पहचान थी। अब उसके बाद हम थोड़ा सा पैटर्न की बात करते हैं। देखिए वैसे टेंस की अगर हम बात करें, हिंदी में आपने सीखा होगा यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और मैंने आपको बताया था डियर कि इस टॉपिक को फिलअप करने के लिए या इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है। और इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेंस का महत्वपूर्ण जो पार्ट है, जो हिस्सा है, इसका सीधा जो लिंक है वो वर्ब से है, तो वर्ब आपको पहचाननी बहुत जरूरी है। तो अब हम पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे बात करते हैं। तो देखो पैटर्न की अगर हम बात करें, इसका पैटर्न क्या होता है, तो देखो आप जानते हो कि प्रत्येक जो टेंस होता है उस टेंस के अंदर 4 प्रकार के वाक्य, यानी कि इसकी 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं साधारण वाक्य। ओके, तो सिंपल सेंटेंसेस में देखो पैटर्न क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद यहां पर हमारी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस का पैटर्न होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। यहां भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा हुआ है, एसईएस, और ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, इस पैटर्न को अगर हम अलग तरीके से लिखना चाहें तो इसको हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरे पार्ट में लिख सकते हैं सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए और चाहे समझने के लिए इसको अलग अलग बना करके लिख लीजिए, बात एक ही होती है। ओके, तो सिंपल सेंटेंस जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं उसका पैटर्न ये होता है, जिसमें सब्जेक्ट यानी हमारा कर्ता होता है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा पैटर्न इसका सिंपल सेंटेंस का, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में एस और ईएस प्लस होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पैटर्न में इस वर्ब के ये दोनों रूप कैसे हैं। हालांकि इस बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा कर चुके हैं कि जब हमने समझा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है। सेंटेंस को पहचानने के लिए हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसएस जब हमें मिलता है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो बात वही है, हमें फिलहाल अब यहां पर ये समझना है, मैंने अभी आपको बताया कि इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे कि हमें यह समझना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसएस कब लगता है। ठीक है, तो देखो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट आता है, जैसे हम लिख लेते हैं एक वाक्य, जैसे हम लिखते हैं राम फ्लाइज, चलो ये लिख लो, राम गोज टू टेम्पल डेली, अनु वॉशेस क्लॉथ्स, children make noise। ओके, अब जरा यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस और बढ़ा सकते हैं अपन, जैसे हमने इसको पहले भी किया था, दे प्ले ड्रम, और पियानो भी लिख सकते हैं। ओके,
तो ये 4 सेंटेंस, इन सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे पास में है जैसे राम गोज टू टेम्पल डेली, ओके। दूसरा हमारे पास है अनु वॉशेस क्लॉथ्स। तीसरा अपने पास है चिल्ड्रन मेक ए नॉइस, ओके। उसके बाद में अपना है दे प्ले ड्रम और पियानो, ओके। तो पहले सेंटेंस में जरा देखिएगा कि राम गोज टू टेम्पल डेली। अब इसमें देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो राम है। पहली बात तो हमें इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंस कैसा है, कौन सा टेंस है। तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, क्योंकि हमें पता है गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और इसके साथ में देखो क्या जुड़ा हुआ है, ईएस जुड़ा हुआ है, यानी वर्ब के साथ में एस और ईएस जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास ये चीज आ गई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा हुआ है, एस और ईएस। तो आइडेंटिफाई हो गया कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे है, यहां देखो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वॉश, वॉश मींस होता है धोना, ठीक है। इसके साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, ईएस जुड़ा हुआ है, ओके। तो यहां भी ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, चिल्ड्रन मेक ए नॉइस। अब यहां मेक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। दे प्ले ड्रम और पियानो, यहां प्ले भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन इन ऊपर वाले 2 सेंटेंसेस में ईएस जुड़ा हुआ है और नीचे वाले 2 सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना एस है ना ईएस है। और इन सब का रीजन आपको समझ में आ रहा होगा। इन सब का जो रीजन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस का जुड़ना या न जुड़ना, यानी वर्ब का अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आना, इसका जो मुख्य रीजन और मुख्य कारण होता है वो होता है डियर सब्जेक्ट, कर्ता। कल हम इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो आपका सिंगुलर है, यानी कि एक वचन कर्ता होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया था ही है, आपका सी है या इट है, ठीक है, या किसी व्यक्ति का नाम है। इसके अलावा सिंगुलर जैसे वस्तु हो सकते हैं, पशु हो सकता है, पक्षी, कोई भी एक वचन चीज हो, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मेन वर्ब में इसका सीधा असर पड़ता है। और मेन वर्ब के अंदर एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है, वो भी मेन वर्ब के साथ में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ही वर्ब में एस और ईएस जुड़ता है। तो देखो यहां पर राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में ईएस जुड़ा है, यहां भी अनु सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में क्या जुड़ा है, ईएस जुड़ा है। तो एस और ईएस है, उसके जुड़ने का मुख्य कारण क्या होता है, वाक्य में सब्जेक्ट का सिंगुलर होना। उसके बाद में अगर आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन करता होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे दे है अपना, वी है, इसी प्रकार आपका यू सब्जेक्ट है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि आई को यहां हम प्लूरल में काउंट करते हैं, इस टेंस के अंदर आई प्लूरल है, तो प्लूरल में इसको काउंट करेंगे तो आई के साथ भी। तो इस कंडीशन में कर्ता बहुवचन होने पर क्या होता है, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना तो एस जुड़ेगा उसमें और ना ही ईएस जुड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारे पास में है, जैसे चिल्ड्रन है, बच्चे, बहुवचन है, सीधी सी बात है वर्ब में एस यस नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीधी V1 या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए ये भी एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म है, इस वजह से क्या हुआ है कि आपका जो मेन वर्ब फॉर्म है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती है। अब देखो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एस और ईएस ये जुड़ रहे हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ठीक है। कब, जब हमारा सब्जेक्ट है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन कर्ता होता है। इस पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो एस और ईएस में भी 2 फॉर्म है, एस और ईएस, यानी कब एस जुड़ेगा कब ईएस जुड़ेगा, इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि देखो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके आखिर में, उसके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, ओ, ठीक है, और एक्स, ये चीजें अगर होती है किसी भी क्रिया के अंत में, जैसे हमारे पास अभी क्रिया आ रही है वॉश, हमने वॉश में कर्ता एकवचन होने के कारण क्या जोड़ दिया, ईएस जोड़ दिया। तो कहने का मतलब एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ और जेड, ये चीजें अगर होती हैं तो ईएस जोड़ा जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ईएस जोड़ा जाएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट में आने वाली मेन वर्ब अपने अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ और जेड लेके आती है तो उसके अंत में ईएस जोड़ दिया जाता है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर कर्ता सिंगुलर है और क्रिया के अंत में ये चीजें नहीं हैं तो सिर्फ एस जुड़ेगा, सिर्फ एस जुड़ेगा। और अगर ये चीजें हैं तो क्या जुड़ेगा, ईएस जुड़ेगा। समझ में आ गया। तो एस और ईएस दोनों के नियम सिंगुलर सब्जेक्ट के हैं और इन दोनों को हम अलग करते हैं क्रिया के अंत में आने वाले इन
छोटे छोटे जो पॉइंट्स हमारे सामने हैं उनको लेकर के, चाहे वो एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, जेड ओ एक्स, ठीक है ना। ये चीजें आने पर ई एस जोड़ दें, अगर ये चीजें नहीं है तो एस जोड़ दें। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास में है, यानी कर्ता अगर बहुवचन आ रहा है तो बहुवचन कर्ता आने के बाद ना एस जुड़ेगा ना ई एस जुड़ेगा, हम सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपल सेंटेंसेस का आपका पैटर्न हो गया। सिंपल सेंटेंसेस में पैटर्न में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ऑब्जेक्ट। अलग से हम लिखें, अलग से समझने की कोशिश करें तो इसमें दो पैटर्न आ गए मेन वर्ब के अकॉर्डिंग, इसको हमने अलग अलग कर लिया है। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस। और इन दोनों के अलग होने का मुख्य कारण कौन है, रीजन कौन है, सब्जेक्ट होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के साथ में एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, इसमें एस और ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब एस और ई एस को भी मैंने आपको समझा दिया है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ई एस कब जुड़ेगा। ई एस इन हालातों में जुड़ेगा जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ये सारी चीजें होती हैं तो ई एस जुड़ता है, और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो एस जुड़ेगा, ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब हमने देखा क्या कि राम गोज टू टेंपल डेली, इसमें सब्जेक्ट हमारे पास में राम है तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके। और वर्ब में देखो गो आ रहा है, गो के अकॉर्डिंग ओ आ रहा है, इस वजह से हमने इसमें ई एस जोड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार अनु है, अब यहां पर अनु है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉश है, एस और ई एस जुड़ना है। अब एस जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा, इसको देखने के लिए हम इसके अंत को देखेंगे तो एस एच है, एस एच होने का इसमें हमने ई एस जोड़ दिया। इसी प्रकार चिल्ड्रन है, ये प्लूरल है आपको पता है, दे है ये भी प्लूरल है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रह गई। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल पुराना फॉर्म हो गया कि पहचानना कैसा है, ताई देखो ता है, ते है, ती है, ये चीज अब इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये मैंने आपको बताया कि 10th क्लास के अंदर क्या होता है, हिंदी का एक वर्ड नहीं आता तो हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। द मैंडेटरी स्टेप इज हियर, कि मैंडेटरी स्टेप क्या होता है, सबसे जरूरी स्टेप आपको सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस कैसे पहचानते हैं। हमें दोनों तरीके से चलना है, सेंटेंस को पहचानना और सेंटेंस पहचानने के बाद सेंटेंस को फिलअप करना, इसलिए जरूरी है। इसलिए मैंने आपको पहली स्टेप में आपको ये समझाने की कोशिश की कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का आना या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना विद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेकर के तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हमने ये समझने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू पैटर्न कि देखो इसमें पहला प्रकार का जो वाक्य होता है सिंपल सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य होता है, जिसका पैटर्न मैंने आपको समझाया। अगर हम इसको अलग अलग समझें तो दोनों रूपों को अलग अलग बना सकते हैं, बाकी इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर सीधा रोल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसका नेगेटिव फॉर्म है वो और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसको और समझेंगे। देखिए तो पहला सिंपल सेंटेंस हम ले चुके हैं, अब हमारा दूसरा प्रकार का वाक्य है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ओके। अब इसका पैटर्न देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में जो पैटर्न है वो आपका आता है, सब्जेक्ट होता है, इस बार हेल्पिंग वर्ब आपके सामने आने वाली है। सब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में डज और डू है, उसके बाद मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ओनली V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले वाले पैटर्न में और इस वाले पैटर्न में क्या अंतर है, देखो एक बात तो सीधी सी है कि इस बार हमारा जो सेंटेंस वो नेगेटिव हो गया, और सेंटेंस नेगेटिव हो गया इसका मतलब सीधा सा है कि वाक्य में नोट आने वाला है। ओ आई एम सॉरी, नोट हमने नहीं लगाया, सॉरी प्लीज ध्यान दें, नॉट, ओके। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब डू और या डज और डू प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता रहा था कि नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि सेंटेंस में नोट की एंट्री होने वाली है। और डियर किसी भी सेंटेंस में जब नोट की एंट्री होती है वो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के यानी कि सहायक क्रिया के नहीं हो सकती। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब की एंट्री हो रही है, सहायक क्रिया की एंट्री हो रही है, और सहायक क्रिया
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती हैं डू और डज। और कमाल की बात इसमें यह होती है कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हमने सिंपल सेंटेंसेस किया है उसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, उसमें मुख्य हिस्सा मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के आधार पर ही हमने सेंटेंस बनाया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगता है और नोट बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगता, इसलिए इस बार हेल्पिंग वर्ब का आना मैंडेटरी हो गया, नेसेसरी हो गया। इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में डज और डू और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक बात हम यहां पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कि इस बार वर्ब है उसका केवल हमें एक ही रूप देखने को मिलता है। यहां वर्ब के साथ में एस और एस नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो, हमने आपको समय बताया था कि वर्ब में एस एस का आना या नहीं आना दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस एस जोड़ा जाता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो नहीं जोड़ा जाता। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी एंट्री हो गई है। अब जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, मेन वर्ब नहीं लगाई जाएगी। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सब्जेक्ट है सिंगुलर होगा यानी कि एक वचन होगा, सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब हम लगा लेंगे डज। और अगर ये सब्जेक्ट आपका क्या होगा, प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन होगा तो हम क्या लगा लेंगे, डू। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट का सिंगुलर होना और प्लूरल होने पर अब वर्ब फ्री हो गई। इसका सीधा जो इंपैक्ट है वो किस पर पड़ गया है, अब हेल्पिंग वर्ब पर। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बदली जाएंगी। सब्जेक्ट अगर एक वचन में है तो हेल्पिंग वर्ब हम डज लगा लेंगे, सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब हम डू लगा लेंगे। हमारा जो मेन वर्ब है वो फ्री हो चुका है। अब मेन वर्ब पर एस और एस लगने और न लगने का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एस और एस का नियम फिनिश हो जाता है। सीधा इंपैक्ट हमारा डज और डू के अकॉर्डिंग हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें लगाना पड़ता है और मेन वर्ब है वो अकेली आती है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। जैसे सीता डज नॉट कम come to school, ठीक है। सीता डज नॉट कम टू स्कूल, सीता विद्यालय नहीं आती है। दूसरा देखिए, he does not play कैरम, वह कैरम नहीं खेलता है। तीसरा देखिए, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, वे एक गाना नहीं गाते हैं, ठीक है। और देखिए, बर्ड्स डू नॉट चर्प एट नाइट। अब जरा इन सेंटेंसेस को देखिएगा। पहला सेंटेंस है सीता डज नॉट कम टू स्कूल। अब देखो, डू और डज भी हमारी यहां पहचान हो चुकी है कि जिस वाक्य में डू और डज आता है वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस को V1 या V1 के साथ ऐसे पहचानना है, इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस को हम पहचान सकते हैं डू और डज से। तो डज नॉट प्लस V1, तो मैंने आपको बताया था डज है वो तब आएगा जब सब्जेक्ट कैसा होगा, आपका सिंगुलर होगा। तो सीता इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सीधी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो एस ना ईएस, ओके। इसी प्रकार ही डज नॉट प्ले कैरम, वह कैरम नहीं खेलता। तो ही के साथ में देखो डज नॉट आ रहा है, इसका मतलब ही अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी प्रकार दे, देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ओके। तो दे के बाद में हमने क्या लगाया इस बार, डू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। डू नॉट फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसी प्रकार बर्ड्स पक्षी प्लूरल है, डू नॉट चर्प होता है चहचहाना और एट नाइट। तो इसका मतलब यहां भी प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण डू नॉट का हम प्रयोग कर रहे हैं। यहां भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया कि नोट की एंट्री होती है और नोट बिना किसी सहायक क्रिया के संभव नहीं है। सहायक क्रिया डू और डज होती है। इस बार मेन वर्ब एस और ईएस के नियम से फ्री हो गई है। अब सब्जेक्ट का एक वचन और बहुवचन होने का इंपैक्ट प्रभाव है वो किस पर पड़ने वाला है, डू और डज के ऊपर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है तो डू, ओके। और जिस तरीके से हमने सेंटेंसेस के माध्यम से इसको सोल्व किया है, तो आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। और आज हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस को, ओके। तो जिस तरीके से पैटर्न में डाल करके हमने उसको आइडेंटिफाई किया है कि सेंटेंस को कैसे पहचाना है, आई होप, ओके। तो स्टे होम, बी सेफ और कोरोना से अपने आप को बचाते रहिए और रेगुलर जुड़े रहिए न्यू स्टार क्लासेस से। मैं आपके साथ रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। अभी फिलहाल हम पैटर्न को लेकर के बातें कर रहे हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में हम इसके रूल और रेगुलेशन को लेकर एंड हाउ टू फिल द सेंटेंसेस उस पर लेकर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।